नमस्कार। अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील। आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस। आज ही के दिन इलाहाबाद में नागरिक समाज PUCL अधिवक्ता मंच द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसको संबोधित कर रहे हैं जाने माने पत्रकार द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन। और उन्होंने इलाहाबाद में क्या कुछ कहा, आइए सीधे उन्हीं से सुनते हैं। दिसंबर 10 दुनिया भर में मानवाधिकार की अहमियत को देखते हुए इस दिन को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है। और अफसोस की बात तो ये है कि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में आज अगर हम मानव अधिकार की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो सूरत हाल लगभग हर मुल्क में बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दक्षिणपंथी सियासी ताकतें मजबूत होती हुई चली आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो सत्ता में हैं, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता के बहुत करीब आ चुकी हैं। और मानवाधिकार का हनन, दक्षिणपंथी ताकतों का उरूज दुनिया भर में जंग की स्थिति जो आज नजर आ रही है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जहां जहां ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वो एक ख़ास सियासी उसका एक संदर्भ है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का संदर्भ है। तमाम ऐसे मुल्क जहाँ पे इंसानी हुकूक को दबाया जा रहा है, वो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे खुला छूट दिया जा रहा है बड़े सरमायादारों को, लोगों के संसाधन को लूटने के लिए। और हिंदुस्तान में भी लगभग यही स्थिति आपको नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सूरत हाल के बारे में आप तफसील से सुन चुके हैं। मैं जो वक्त मुझे मिला है, मैं थोड़ा एक राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ एक फहरिस्त आपके सामने पेश करना चाहूँगा, एक लिस्ट, एक सूची पेश करना चाहूँगा कि हमला जो हो रहा है, ये कौन सा हमला है, किन किन को निशाना बना के हमला किया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, एक सोचे समझे तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो संघ परिवार है, जिनको सियासी फ्रंट पे चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आपके पास 300 से अधिक लोकसभा की सीट हैं, जब आप उत्तर प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों में जब आपकी हुकूमत है, जब आपने एक बहुत प्लान तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में, जुडिशरी में, अफसरशाही में आपने अपने लोगों को भेज दिया है, तो फिर चिंता किस बात की? जो बचा कुचा जो अधिकार है लोगों के पास, उनको आप क्यों छीनना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता समझना बहुत जरूरी है। मिलिट्री
टर्मिनोलॉजी में एक फ्रेज अंग्रेजी में यूज करते हैं, अमेरिका में खास तौर पे, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, कि आपको डोमिनेंस चाहिए न सिर्फ पार्लियामेंट में, वो काफी नहीं आपके लिए। काफी नहीं है कि जो भी कानून आप पास करना चाहते हैं आप पास कर सकते हैं बिना चर्चा के। काफी नहीं है कि संसद जिस तरह से पिछले 75 साल से जो उसकी मर्यादा रही है, उसके ट्रेडिशंस रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग रही है, काफी नहीं है कि आपने उन मर्यादाओं को खत्म कर दिया है। काफी नहीं है कि पार्लियामेंट में जो बहस, जो चर्चा, जो डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आप ये चाहते हैं कि ये चर्चा, ये डिबेट किसी भी और मंच में ना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आयोजित नहीं किया जाए। भले ही विपक्षी दल आपके मुकाबले ना के बराबर हो, लेकिन विपक्षी मानसिकता जो अभी तक लोगों के दिलों में बसी हुई है, आप नहीं चाहते कि वो मानसिकता उजागर हो, आप नहीं चाहते कि वो उसका कोई प्रदर्शन हो, उसका कोई एक्सप्रेशन हो। और किसी भी जनतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में हम अच्छी तरह समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हर 5 साल में आपने जाके अपना वोट बटन दबा के या बैलेट बॉक्स में डाल दी। वो तो एक औपचारिक डेमोक्रेसी की शक्ल या परिभाषा आप कह सकते हैं कि आप वोटिंग कर रहे हैं हर 5 साल। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि मुल्क का जो आम शहरी है, जो आम नागरिक है, वो अकाउंटेबिलिटी शासकों से मांगे, उसका हक है, उसका अधिकार है। और शासक वर्ग से डेमोक्रेसी उसको हक देता है कि वो सवाल पूछे, वो अपनी चिंताओं का इजहार करे। अगर किसी नीति के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाना चाहता है तो डेमोक्रेसी उसको वो हक देता है। और जरूरी नहीं है कि वो आवाज सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में उठे। आवाज आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में उठा सकते हैं, आप मीडिया के जरिए उठा सकते हैं। अलग अलग जो सोशल मूवमेंट्स हैं, अलग अलग जो लोगों की जो अपने संगठन हैं, डेमोक्रेसी पूरा अधिकार उनको देता है कि वो अपनी आवाज उठाएं। और पिछले 10 साल या 2014 से पिछले 8-9 साल से जो चल रहा है, वो एक प्लान तरीके से कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट पे तो कब्जा हम लोग कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ आवाज उठे किसी और कोने से। और हर पोटेंशियल कॉर्नर जहां से आवाज उठ सकती है उसको दबाने का कार्यक्रम पिछले 7-8 साल से चल रहा है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें कानून का उपयोग और दुरुपयोग पुलिस को यूज किया जा रहा है, जुडिशरी को यूज किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी गुजरात के इंतखाबात खत्म हुए, रिजल्ट भी आ गया है और प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत भी लोग कहते हैं, 156 सीट किसी भी पार्टी को पहले नहीं मिला वहां पर। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस जीत, ये जो जीत, ऐतिहासिक जीत, इस ऐतिहासिक जीत में कुछ ऐतिहासिक बातें भी कही गई। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह
जिन्होंने कसम खा रखी है संविधान पे कि वो संविधान जो आपने कहा रूल ऑफ लॉ, उसका वो पालन करेंगे। लेकिन एक रैली में हिंदुस्तान के गृह मंत्री 2002 के दंगों के हवाले से कहते हैं कि भाई हमने एक ऐसा सबक सिखा दिया और उस सबक के चलते अब दोबारा जो है ये ऐसी हिंसा नहीं होगी। लेकिन सबक आपने किसको सिखाया? कम से कम 1200 लोग वहां पे मारे गए। हमको वो दिन अभी अच्छी तरह याद है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन दिनों जस्टिस JS वर्मा चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा वहां पे टीम भेजी। टीम ने जायजा लिया कि 79 लोगों को मारा गया है एक ऑर्गेनाइज तरीके से। पुलिस ने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो केसेस दर्ज नहीं कर रही है। जस्टिस, जो इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, इंसाफ नहीं मिल रहा। और NHRC ने जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन गुजरात की पुलिस ने नहीं की। जिसका काम था बलात्कारियों को, कातिलों को सबक सिखाना, उन्होंने वो अपने काम से मुकर गए। जिनका काम था कातिलों को पकड़ना, बलात्कारियों को पकड़ना, उन पे केस दर्ज करना, मुकदमा चलाना, जेल भेजना, किसका काम था? वो मुख्यमंत्री का काम था, पुलिस का काम था, गृह मंत्री का काम था। लेकिन उन्होंने वो काम किया नहीं। तो किस चीज का क्रेडिट अमित शाह आज क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बेस्ट बेकरी में फैसला सुनाया गया और कातिलों को जेल भेजा गया, अगर बिल्किस बानो के सामूहिक जो गैंग रेपिस्ट थे और जो जिन्होंने उनके परिजनों 14 या 15 फैमिली मेंबर्स का कत्ल किया, अगर उनको जेल भेजा गया तो वो काम किसने किया? अमित शाह साहब ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के चलते जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, उनकी काम की वजह से इन लोगों को सबक सिखाया गया। तो आप कौन सा सबक सिखा रहे हैं? क्या आपका मुराद अगस्त 15, 2022 के फैसले से है क्या, जहां पे आपने सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ दिया? सबक वो था जब उनको जेल भेजा गया, या सबक वो है जब उनको रिहाई की गई, उनकी रिहाई की गई? सबक आप कातिलों और बलात्कारियों को सिखा रहे हैं, या सबक आप कातिल और बलात्कारी के विक्टिम को सिखा रहे हैं? बात तो जरा स्पष्ट कीजिए। शाह साहब की बात को लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि भाई खुल के बात करना जो है शायद उचित नहीं रहेगा। तो जो असल में जो अमित शाह साहब कहना चाहते थे, शायद उन लफ्ज़ों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आज भी मैं उनको चैलेंज करता हूं, भाई सबक किसको सबक सिखाया गया? लेकिन एक गृह मंत्री जब एक चुनावी ऐलान ऐसा करता है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं? हाल ही में हिंदुस्तान G20 का बागडोर संभाल रहा है। नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। हर दिशा में आपको इश्तिहार नजर आएंगे जहां मोदी जी जो है G20 जैसे कि विश्व गुरु बन चुके हैं। और एक बड़ा जुमला उन्होंने तैयार किया है
पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूं कि मोदी जी बार बार इस जुमले को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भाई ये कैसा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहां पे आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर जो हैं एक जलसे में, एक पब्लिक फंक्शन में 2002 के कत्लेआम के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं? कैसा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? आफ्टर ऑल मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक जरिया होता है और इलेक्शन को संभालने के लिए हिंदुस्तान के संविधान ने इलेक्शन कमीशन को रोल दिया है। तो कैसा ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुप देख रहा है ये तमाशा कि हिंदुस्तान का गृह मंत्री कुछ भी बोल दे, और उनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि गुजरात की जो जनता है आप उसकी ध्रुवीकरण करें धर्म के आधार पे, क्योंकि यही एक तरीका रहा है बीजेपी का बार बार जो है चुनाव जीतने का। लेकिन हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान की जो कानून है, हिंदुस्तान की जो चुनावी कानून है, वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप धर्म के नाम पे जनता का बंटवारा करें। और जब फरियाद भेजी गई इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। चुनाव खत्म हो गए, कैंपेनिंग खत्म हो गई, रिजल्ट आ गए। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि सूत्रों के मुताबिक ये भी जो है कोई अपना नाम उस फैसले पे नहीं डालना चाह रहा है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा कह रहा है कि नहीं, अमित शाह जी की जो बात थी वो ठीक थी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। कम से कम आप अपना नाम तो डालिए, आप बताइए कि कौन है। तो ये आपका मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपके मदर ऑफ डेमोक्रेसी के होम मिनिस्टर। और जिस तरह से धर्म के नाम पे, और ये मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, क्योंकि ये उस सियासत का गढ़ है कि हर बात पे आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने इजाद किया है लव जिहाद कानून का। यह कानून है क्या? यह कानून साफ तौर पे हिंदुस्तान के शहरी का जो राइट टू कॉन्शियंस है, जमीर का हक, कि आप अपने दिमाग में जो आपके ख्यालात हैं, सियासी ख्यालात हो सकते हैं, मजहबी ख्यालात हो सकते हैं, फिल्मों के बारे में आपके ख्यालात हो सकते हैं, किसी भी चीज़, आपको पूरा अधिकार है कि आपके दिल में जो बात है वो स्टेट सरकार को वो जानने का हक नहीं देता। ज़मीर का हक का मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री किसी नागरिक को पकड़ के ये पूछ नहीं सकता कि तू बता किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किस धर्म में विश्वास करते हो। कोई हक नहीं है। लेकिन अजय बिष्ट साहब ने एक ऐसा कानून तैयार कर दिया जहां पे अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो आपको सरकार को इत्तला करना है, डीएम का परमिशन चाहिए। भाई जब हेमंत बिश्व शर्मा, और मैं संजीदगी से यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम आप सब सुन चुके होंगे, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, असम में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह अलग बात है कि जब वो डिप्टी सीएम थे और मिनिस्टर थे और एक करप्शन का मामला सामने आया तो भाजपा ने उनके खिलाफ प्रचार भी किया,
वो तो चलो रात गई बात गई, कांग्रेस छोड़ दिए, बीजेपी में आ गए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर सियासी परिवर्तन के लिए अगर आप एक पार्टी की विचारधारा को छोड़ के दूसरी पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं, अगर सियासी परिवर्तन के लिए हिंदुस्तान का कोई कानून ये नहीं कहता कि आप पहले डीएम से परमिशन मांगिए, आप साबित कीजिए कि आपने ये जो सियासी परिवर्तन जो किया है इसके बदले में आपने कोई फेवर नहीं लिया, इसके बदले में आपको कोई झूठा प्रॉमिस नहीं दिया गया। क्योंकि सवाल उठा कि भाई कांग्रेस से जब बीजेपी कोई जाता है तो इस उम्मीद के साथ जाता है कि भाई जो हमारे भ्रष्टाचार के जो केस हैं वो सब रफा दफा हो जाएंगे, जो इनकम टैक्स की जो इंक्वायरीज हैं वो दाएं बाएं हो जाएंगे। तो अगर धर्म परिवर्तन के लिए बिश साहब बेचैन है कि भाई जो परिवर्तन कर रहा है वो पहले साबित करे कि वाकई एक जेन्युइन कन्वर्जन उनका हुआ है, तो हेमंत बिश्व शर्मा से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप जब कांग्रेस से बीजेपी आ गए क्यों आए? क्या वाकई आपकी अंतरात्मा की पुकार थी कि आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी चले जाए? हो सकता है, लेकिन साबित करो कि आपको कोई लोभ, कोई टेम्पटेशन, कोई इनाम, कोई पुरस्कार की लालच जो है लटका के आपको नहीं घसीटा गया एक खेमे से दूसरे खेमे में। और मैं समझता हूं कि अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो भाई मुझे ज्यादा चिंता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने वाला नेता किसी ऐसा फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट को लेके न जाए, हिंदू से मुस्लिम को बन जाए, मुस्लिम से बुद्धिस्ट बन जाए, बुद्धिस्ट से क्रिश्चियन बन जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी जा रहा है, बीजेपी से जनता दल जा रहा है, जनता दल से समाजवादी जा रहा है और पैसे लेके जा रहा है या कोई और, तो मुझे लगता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी को इस पर चिंतित होनी चाहिए, लाजमी है। लेकिन इस पे जो है बिश साहब कोई कानून नहीं बना रहे, इस पे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो रही। आपको पता होगा अभी सुनवाई चल रही है। एक अश्विनी उपाध्याय जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि भाई आए दिन धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे देश का जो सामाजिक स्थिरता है ये खतरे में पड़ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई ये बहुत गंभीर मामला है, और मुझे लगता है कि हर प्रदेश के सरकार को नोटिस भेजा गया कि आप ज़रा बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल डिफेक्शन के बारे में चुप है। इलेक्शन बॉन्ड्स, क्या आपने किसी भी डेमोक्रेसी के बारे में कभी ऐसी बात, मतलब हर मुल्क में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो, जहाँ तक सियासी फंडिंग का सवाल है, वो ज़्यादा पारदर्शिता की ओर जा रहे हैं। हर मुल्क में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रकम या पैसा दे रहे हैं तो आपको वो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने कानून पास किया कि भाई कोई भी बड़ी कंपनी जो है बड़ा से बड़ा रकम किसी भी पार्टी को दे दे, और ये रिश्ता जो है जो पब्लिक के सामने आना चाहिए। अगर फलाना कंपनी ढिमकाना पार्टी को पैसा दे रहा है तो भाई पब्लिक को जानने का अधिकार तो होना चाहिए, ताकि कल अगर उस सरकार उस कंपनी के पक्ष में कोई फैसला ले ले तो कम से कम हम समझ तो लें कि भाई इसकी कहानी क्या है। लेकिन इलेक्शन बॉन्ड अनोनिमस कर दिए गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, याचिकाएं जो हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त है धर्म परिवर्तन जैसा एक बहुत गंभीर राष्ट्रव्यापी समस्या इसकी सच्चाई निकालने के लिए, जबकि ये इशू पहले सेटल हो चुका है। वही सज्जन ने पहले याचिका दर्ज किया, वो याचिका फेंक दी गई, लेकिन दोबारा एडमिट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी वक्त है लगता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो किस्सा है उसको सुनने के लिए कोई वक्त नहीं। और अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब कि भाई मदर ऑफ इलेक्शन का मतलब कि मदर ऑफ फंडिंग। और अगर करोड़ों के पैमाने पे जो है पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं इसमें भी कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि वो डेटा जो है निकल चुका है कि कम से कम 90% जो इलेक्शन बॉन्ड्स की जो धन है ये भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। लेकिन कौन है वो लोग जो पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस पर जो है वो पर्दा खींच दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन, और ये ऑन द रिकॉर्ड है कि इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में कि इससे जो है ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो सकता है पॉलिटिक्स में, इससे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नुकसान पहुंचेगा। जब आपका इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है ऑन द रिकॉर्ड, फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, और मोदी साहब कह रहे हैं कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और सारा जो हमारा मीडिया है इसकी जय जयकार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट पे आपका कब्जा तो है ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप कमज़ोर कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन बॉन्ड्स के खिलाफ आवाज़ उठाई दोबारा ना उठाए। 2019 की बात आप लोग याद रखिए। उस चुनावी कैंपेन में मोदी साहब का एक बहुत ही खतरनाक और बेहद ऑफेंसिव बयान आया था, जब उन्होंने राहुल गांधी के हवाले से एक भाषण दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, क्योंकि उन दिनों अमेठी से जाके उन्होंने केरल के वायनाड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, और मोदी साहब ने कहा कि भाई हंसते हंसते कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की वो जगह चुन ली जहां पे माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी में है। मतलब कि उन्होंने ये कटाक्ष का उनका तरीका, ये भी मतलब उनकी मानसिकता आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश का प्रधानमंत्री जिनकी आंखों में हर शहरी का धर्म नहीं देखा जाता, हर नागरिक जो है बराबर है, लेकिन एक कटाक्ष के तौर पे प्रधानमंत्री आपके मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी की, भाई वो हिंदुस्तान के उस कोने में चले गए जहां पे माइनॉरिटी, जहां पे मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी में है। प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान कैसे दे सकता है? और जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप जनता के बीच में दीवारें खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और सीधे तौर पे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन है। कंप्लेंट भेजा गया, इलेक्शन कमीशन ने जो है 6, 7, 8 हफ्ते तक चुप रही उस पर। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको फैसला सुनाना ही पड़ेगा इस पर, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमने सुन लिया और बात ठीक है, मोदी जी ने कोई गलत बात नहीं कही, जैसे शाह साहब के बारे में अब सुनने में आ रहा है। और 3 में से एक इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने डिसेंट नोट दिया कि भाई नहीं, जो प्रधानमंत्री ने का जो बयान था ये इलीगल बयान था, इस पर केस होना चाहिए। जैसे खबर आई कि लवासा साहब ने ऐसा बयान दिया तो उनके खिलाफ जो अखबारों में उनके खिलाफ प्रचार शुरू होने लगा कि भाई फलाना ये करप्ट हैं, किसी जो है प्रॉपर्टी डील में ये कुछ हेरा फेरी की है। तो
कुछ दिनों तक वो सिलसिला चलता रहा, उनका मुंह काला करने का सिलसिला, और फिर पता चला कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इलेक्शन कमीशन छोड़ दिए, चले गए। और हाल ही में अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये सवाल उठा रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं, इनका चयन कैसे हो रहा है, और क्यों ना एक इंडिपेंडेंट तरीके से इनका चयन किया जाए ताकि इनकी विश्वसनीयता पे, इनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल ना उठाए। बड़ा सीधा जाहिर सा सवाल है, लेकिन सुनवाई के चलते ही जो है सरकार ने बड़ी तेजी से किसी एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। कहने का मतलब कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्थान है हिंदुस्तान में जिसको कंट्रोल करना सरकार की नज़रों में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन इलेक्टोरल संस्थान हैं जहां से सरकार नहीं चाहती कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं। और ऑलरेडी मैं माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर चुका हूं। माइनॉरिटीज़, क्योंकि ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ इसकी सारी नीतियां चल रही हैं, इनकी विचारधारा से तो हम लोग वाकिफ़ हैं। गोलवालकर, सावरकर, इन्होंने किस तरह से राष्ट्र की परिभाषा दी है, किस तरह से इन्होंने 3000 साल की इतिहास को ठुकराकर ये कहने की कोशिश की कि भारत देश जो हमारा है ये एक धर्म विशेष का देश है, बाकी सब जो है अगर वो इस बात को कबूल करें तब उनके लिए जगह बन सकती है। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी विचारधारा है। और जाहिर है कि इसके चलते जो है इनकी नीतियाँ एंटी माइनॉरिटी नीति होंगी। लेकिन एंटी माइनॉरिटिज़म के पीछे जो इरादा है इनका वो ये कि हिंदुस्तान के लोगों को आप डिवाइड करें, ठीक उसी तरह जिस तरह से अंग्रेज़ों ने सियासत का गेम खेला, बीच में लोगों को लड़वाओ। अगर ये लोग मुसलमान से नफरत करते इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं से इनका कोई ख़ास प्रेम है, ये हर कोई हिंदू अच्छी तरह समझता है। लेकिन खेल इनका ये है कि भाई आप लोगों को लड़वाइए, और जितना आप लड़वा सकते उतना अच्छा है। तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी थूक जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी यूपीएससी जिहाद के नाम पे अजीब व गरीब जो हैं, हर हफ्ते टेलीविज़न चैनल पे ये डिबेट्स चलते हैं और लोगों में एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और पूरा सपोर्ट है इसको सियासी जो हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, पूरी तरह से इसका पुश है कि ये डिवीज़न और इसको और शार्पन किया जाए ताकि लोगों के बीच में जो यूनिटी होनी चाहिए वो न बने। लेकिन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इसके अलावा जो हमले का निशान इन लोगों का 2014 से चला आ रहा है वो इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम पे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, और यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज यूनिवर्सिटी? इट्स अ प्लेस जहाँ पे लोग खुल के बात करें, जहाँ पे डिबेट्स हो, जहाँ पे डिस्कशन हो, जहाँ पे नए विचारों, नए ख्यालों का आदान प्रदान हो। और अगर आपकी माइंडसेट एक क्लोज माइंडसेट है, अगर आप किसी भी अलग किस्म की आइडिया को आप समझते कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, तो आप नहीं चाहते कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डिस्कशन हो, कोई ऐसा फ्री स्पेस हो। तो पहले जेएनयू पे हमला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, फिल्म इंस्टीट्यूट पे, यहाँ तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी छात्रों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक कंटिन्यूस लेवल पे, अच्छा जिस तरह से फैकल्टी को हायर किया जा रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट यूनियंस के एक्टिविटीज़ पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब परसों इंदौर से जो खबर, पता नहीं आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं, यहाँ इलाहाबाद में, इंदौर में न्यू लॉ कॉलेज करके एक कॉलेज है, और वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं उन्होंने
वहाँ पे कैंपेन चलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम टीचर्स हैं। अब काफ़ी ज़्यादा का क्या मतलब? लेकिन उन्होंने छात्रों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हमारे मुस्लिम टीचर्स हैं इनकी वजह से जो है लव जिहाद फैलाया जा रहा है। अनाप शनाप जो है ये इन्होंने इल्ज़ाम फेंके। कॉलेज प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई और पुस्तकालय में एक किताब जो 10-15 साल से वहाँ पड़ी हुई है, उसकी चंद पंक्तियों को उठा के, चंद पेजेस को उठा के उन्होंने कहा कि भाई ये दुर्गा वाहिनी और आरएसएस और वीएचपी के ख़िलाफ़ जो है इस किताब में चीज़ें हैं और ये एंटी हिंदू हैं, तो ये किताब क्यों है, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अब पता चला कि प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उस किताब की जो लेखिका है डॉक्टर फरहत खान, उनकी गिरफ्तारी की गई है। बताइए, 10 साल 15 साल पुरानी किताब को लेके अब गिरफ्तारियां शुरू। क्यों? क्योंकि आपके कहने के अनुसार आपके संगठनों का डेफेमेशन हुआ है। ये कब से अरेस्टेबल ऑफेंस हुआ? ये कब से इलीगल एक्ट हुआ? अगर किसी को लगता है कि भाई उसकी मानहानि हुई है तो जाके कोर्ट में अपना केस फाइल करें। लेकिन जब मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र, जब वो सीधे तौर पे आदेश देते कि भाई इस किताब के ऑथर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो पुलिस जाहिर है कि मैदान में कूद पड़ और बेचारी उनको गिरफ्तार किया गया। मुझे याद है 1-1.5 साल पहले का किस्सा, ठीक यही मानहानि को लेके गुजरात के जो एमएलए हैं जिग्नेश मेवानी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने एक तरह से नरेंद्र मोदी पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गोडसे के भक्त हैं। तो चलिए, इस पे डिबेट हो सकता है, इस पे विवाद हो सकता है। अगर हम गोडसे की बात करें तो मुझे नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है जब प्रज्ञा ठाकुर, जिनको एमपी इन लोगों ने बनाया, जब उनका बयान आया था प्रो गोडसे और मोदी जी से पूछा गया कि भाई इसके बारे में आप क्या कहें, तो बेहद वो दुखद नज़र आया और बोले कि मैं कभी मन ही मन में उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनका करियर जो है वो तो अच्छा चल रहा है। अभी तक नहीं लग रहा है कि किसी जो प्रधानमंत्री ने माफ़ नहीं किया है। तो लेकिन चलिए, अगर हम मान के भी चलें कि जिग्नेश मेवानी ने वो इल्ज़ाम गलत लगाया, तो भाई मोदी जी कह दें कि मैं गोडसे का भक्त नहीं हूँ, पिक्चर क्लियर कर लीजिए आप। वो भी नहीं करते। चलिए, आप क्लियर नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि मेवानी ने ये बात उठा के आपको डिफेम किया, आपकी मानहानि हुई है, तो हर शहरी की तरह आपको भी वो अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके मानहानि का केस दर्ज कर लें। और वो बड़ा दिलचस्प केस होता और हमको सुनने का मौका मिलता है कि मोदी जी गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो कोर्ट पे जाके कहे कि भाई ये मुझे डिफेम किया गया है और ये गोडसे इतने ख़राब शख्स हैं कि मेरा नाम उनसे जुड़वा के ये मेरा अपमान है, मेरा इंसल्ट है। बड़ी अच्छी बात होती है मदर डेमोक्रेसी के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहरहाल केस नहीं फाइल किया। केस भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने असम में फाइल किया। असम की पुलिस प्लेन पकड़ के गुजरात चली जाती है, जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करके असम ले जाती है और कोर्ट में जाके पेश करके उसको 2 दिन हवालात में बंद कर दिया जाता है। आखिर में उनको बेल मिल जाता है और जिस जज ने बेल ऑर्डर दिया वो वाकई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेल ऑर्डर था, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से क्वेश्चन किया कि भाई जो असम पुलिस की जो इल्ज़ाम है जिग्नेश मेवानी के खिलाफ, ये कितने मेडअप लगते हैं। क्योंकि पुलिस ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेवानी ने एक पुलिस अफसर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। बहरहाल कहने का मतलब कि अगर हम इंदौर का किस्सा देख लें, जहाँ पे किताब लिखने का अधिकार,
जिग्नेश मेवानी का केस देख लें, ट्वीट करने का अधिकार, हर एक बात को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब काफी नहीं है कि आप किसी का कटाक्ष करें, काफी नहीं है कि आप उनके खिलाफ बयान दें, अगर या ज्यादा से ज्यादा काफी नहीं कि आप मानहानि का केस करें। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से उसको गिरफ्तार करके जलील किया जाए। और साथियों, ठीक यही हो रहा है मीडिया के साथ। पिछले 70 साल से हिंदुस्तान की मीडिया ने अनेकों किस्म के दबावों को झेले हैं। मानहानि के बहुत केसेस होते हैं। एक ज़माने में सरकार जो है इश्तिहार बंद कर देता था अगर अखबार जो है कोई ऐसी खबर छापती जो सरकार को पसंद ना आए। लेकिन जो नया सिलसिला कोविड के टाइम से शुरू हुआ है, वहाँ पे भी इसका इजाद जो है, श्रेय जो हमको ये बिष्ट साहब को देना पड़ेगा कि न्यूज़ रिपोर्टिंग का क्रिमिनलाइजेशन, कि अगर कोई लोकल रिपोर्टर ये खबर छापता है कि भाई किसी गांव के बच्चों के पास पूरी तरह से खाना खाने का, मतलब वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, या स्कूल मील में कोई मिलावट है, या तमिलनाडु में हमने किस्सा देखा कोविड के टाइम में कि सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो किया लेकिन कोयम्बटूर के राशन दुकान में राशन नहीं था। भाई, जब मीडिया ऐसे स्टोरीज छापता है तो इसका मतलब है कि सरकार, पब्लिक को तो न्यूज़ हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को भी न्यूज़ मिलना चाहिए ताकि जिन खामियों का उजागर किया जा रहा है उन खामियों को आप भर दें ना। अगर कोयम्बटूर के राशनी दुकान में राशन नहीं पहुंच रहा है तो पत्रकार को गिरफ्तार करने का क्या मतलब? उससे राशन पहुंचने वाला है क्या? अगर मिर्जापुर के किसी गांव में बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं है तो पत्रकार को पकड़ के जेल में डालने का क्या मतलब है? लेकिन आप नहीं चाहते कि ये खबरें छपें। हम लोगों के खिलाफ एक केस, बड़ा अजीब और गरीब केस था वो। दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन जब 2021 को दिल्ली पहुंचा, 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा प्रदर्शन था और एक किसान का इंतकाल हो गया। 2020 एक किसान का, नहीं 21 की बात में एक किसान का इंतकाल हो गया। ट्रैक्टर से वो गिरे थे, डिबडिबा उसका नाम था, और किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि गोली से इनकी मौत हुई। पुलिस ने कहा कि नहीं, ये एक्सीडेंट था। राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे जो इतनी आला सीनियर एडिटर अखबार हिंदुस्तान की एडिटर रही हैं, इनके खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया। हमारी एक रिपोर्टर हैं इस्मत आरा, वो गई रामपुर, उस युवक के नाना या दादा से मुलाकात हुई और इंटरव्यू उतारा गया वीडियो कैमरा पे, जहाँ पे दादाजी कह रहे कि भाई जो मेरा पोता है ये इसकी मौत गोली से हुई है और मैं पुलिस की बातों में विश्वास नहीं करता। एक ग्रैंडफादर अपना बयान दे रहा है, हमने उसी बयान को छापा। साथ में हमने ये भी कहा कि भाई पुलिस का कहना है कि नहीं, एक्सीडेंट से ही मरा है। लेकिन उस रिपोर्ट छपने के बाद रिपोर्टर पे और द वायर पे और मुझ पे 153 का केस। मतलब हम दो समुदायों के बीच में लड़ाई छिड़कने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एक शख्स, एक ग्रैंडफादर कह रहा है कि भाई मेरा पोता जो है वो उसको गोली लग के, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम या कोई हिंदू सिख का सवाल था ही नहीं, ये किसानों और पुलिस के बीच में लड़ाई थी। लेकिन 153 का केस, 505 कि हम ऐसा भ्रम फैला रहे हैं जिससे जो है सरकार के खिलाफ आक्रोश हम पैदा कर रहे हैं। गाजियाबाद का एक केस था
बहरहाल ये रामपुर केस, कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब हम लोग गए कि भाई ये केस बनता ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने हमारी बात मानी, तो वो केस क्वाश हो गया। लेकिन एक और केस जो चल रहा है वो ये, एक बुजुर्ग मुसलमान जिनका वीडियो ट्विटर पे आया कि उसकी दाढ़ी खींची जा रही है, कुछ गुंडे बदमाश लोगों ने पकड़ के उसकी दाढ़ी खींचते थे, तो उसका भी बयान लोगों ने छापा। और बयान छपने के बाद जब बिश साहब को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगा कि भाई ये उत्तर प्रदेश की छवि ख़राब हो रही है, तो उस केस मतलब कि कुछ चुनिंदे पत्रकारों के खिलाफ और कुछ मुस्लिम जो सोशल मीडिया यूज़र्स थे उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया कि आप जो है कम्युनल ये फ़िरका परस्त सोच, आप कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं। भाई एक शख्स जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे साथ ये बुरा व्यवहार हुआ है, क्या उसको बोलने का हक नहीं है? क्या उसको मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने का हक नहीं है? और अगर वो अपनी बात पहुंचाता है, गलत भी हो, तो आप इन्वेस्टिगेट करें। अगर बात गलत है तो आप कह दीजिए कि गलत है। लेकिन आपने पत्रकारों के खिलाफ केस किया, आपने और लोगों के खिलाफ केस किया, क्योंकि आप अब इस लेवल तक पहुंच गए कि रिपोर्टिंग को आप एक क्राइम समझते हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो सिद्दीक कप्पन का नाम हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेचारे एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी लिख भी नहीं पाए, वो हाथरस तक पहुंच भी नहीं पाए। हाथरस तक बीच रास्ते में उनको रोका गया और ऐसे गंभीर इल्ज़ाम उनके खिलाफ लगाए गए, बताया गया कि ये टेररिस्ट हैं, किसी टेररिस्ट षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हाथरस जा रहे हैं, इधर उधर से पैसा आ रहा है, अनाप शनाप जो है मीडिया में उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ यूएपीए का केस, इसको बेल मिलना चाहिए। लेकिन बेल मिलने के बाद आज भी वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके ऊपर डाला गया। तो पत्रकारों को आप क्रिमिनलाइज कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ जिस तरह से आप कानूनों का दुरुपयोग, अच्छा एक ज़माने में माना जाता था कि चलिए आपका एनएसए है जिसके तहत आप किसी को भी बंद कर सकते हैं, फिर आपका यूएपीए है जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब आपने मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अब जब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आगे बढ़ाया जाता है तो इसका मतलब कि आपको बेल आसानी से डिनाई कर दिया जाता है। तो सरकार का जो इरादा है कि भाई अगर हम किसी को अंदर जेल में रखना चाहते हैं तो आपके पास ये तमाम हथियार हैं। मणिपुर में एक पत्रकार है किशोर चंद्र वांगखेम। कोविड के टाइम में उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया जब एक मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी नेता का कोविड की वजह से डेथ हुआ। तो क्योंकि बीजेपी वाले बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने झूठा प्रचार किया कि भाई गोबर और गोमूत्र से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, तो उन्होंने एक व्यंग्य पोस्ट किया फेसबुक पे कि भाई काश गोमूत्र या गोबर से ये सज्जन अपने आप को बचा लेते। तो रासुका के तहत इनको बंद करने की कोशिश की गई। अब बताइए रासुका कहाँ से आता है इसमें? लेकिन मणिपुर जो है दिल्ली से दूर है, तो उनको लगा कि नहीं इसको कर देते बंद। और फाइनली वो कुछ हफ्तों के बाद जब वो बेचारे कोर्ट आए तो कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे बीमारी है, कानूनों का उपयोग करना, लोगों की आवाज़ों को कुचलने की कोशिश करना। कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है, और मैं चाहता हूं कि ऐसी मीटिंग में हम कश्मीर के बारे में बात किए बगैर मीटिंग समाप्त नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि 2070 को हटाने के बाद जिस तरह से माहौल वहां पे बना हुआ है, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको इल्लीगल तरीके से विदेश जाने से रोका जा रहा है। सना मट्टू एक फोटोग्राफर है, उनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया और वो न्यूयॉर्क जा रही थी अपना इनाम लेने, एयरपोर्ट पे उनको रोका गया।
क्यों रोका गया, कोई कुछ नहीं बताता। और ऐसे बहुत सारे और मिसाल हैं हमारे पास। बहुत सारे कश्मीरी पत्रकार अपना नाम नहीं देना चाहते क्योंकि वो डरे हुए हैं, लेकिन आम दिन ये अब वहाँ पे रिवाज हो गया है कि पत्रकार अगर कोई लेख लिखे जो पुलिस या प्रशासन या आर्मी को अच्छा न लगे तो उस रिपोर्टर को थाना बुलाया जाता है कि भाई बता तुमने क्यों लिखा है। क्या कश्मीर का इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ इसका ये मतलब है? हमको तो बताया गया इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कि 370 को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से कश्मीर पे लागू हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि संविधान का किस प्रावधान में, कौन से प्रावधान में पुलिस को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अगर आपकी स्टोरी, आपको अगर पुलिस वाले को स्टोरी पसंद नहीं आई तो आपको थाने बुला के 10-12 घंटे आपसे पूछताछ कर सकती है। ऐसे भी मिसाल आए जहाँ पे पत्रकार घर में नहीं है तो उनके बूढ़े पिताजी को पकड़ के थाने में बिठा देते हैं। संविधान के किस प्रावधान में ये लिखा हुआ है? और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो 370 के बारे में जो आपने कहा था 2019 में, क्या वो सब झूठ नहीं था? कश्मीर हिंदुस्तान का एक ऐसा कोना है जहां पे इलेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बताया जा रहा है कि भाई चंद दिनों बाद तमाम मैनिपुलेशंस के बाद भी जो है सरकार इस स्टेज पे नहीं पहुंची कि वो एक सिंपल सा मदर डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होना चाहिए, कश्मीर के लोगों को अपना एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चुनने का हक नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक और बात मैं कहना चाहता हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कश्मीर में, बल्कि जब 370 को हटाया गया, प्रताप भानु मेहता का एक बड़ा अच्छा लेख छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी कह रहे हैं कि कश्मीर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। मुझे डर है, उन्होंने लिखा, कि कश्मीर के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ है पिछले 15-20 साल से, उससे भी ज़्यादा, वही नीतियाँ अब सारे हिंदुस्तान में लागू की जाएंगी। और मुझे लगता है कि वो बात एकदम सही है। और आपको मिसाल दूंगा, कश्मीर में जो लोग इंसानी हुकूक के बारे में अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं, खुर्रम परवेज़ एक मिसाल है। भाई आपने डॉक्यूमेंट किया जो डिसअपीयर्ड लोग हैं, या अगर कोई किसी परिवार को लगता है कि उसके परिजन को फेक एनकाउंटर में मारा गया तो आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, आप याचिका फाइल करते हैं, आप कानूनी तरीके से जो संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए आप कोर्ट जाते हैं और आपके खिलाफ फिर यूएपीए का केस दर्ज होता है, आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज होता है, आपको नज़रबंद किया जाता है। ह्यूमन राइट्स का काम जो है कश्मीर में अब बेहद ख़तरनाक हो गया है और ठीक यही हालत सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। भीमा कोरेगांव का केस क्या है? कौन है ये लोग जो भीमा कोरेगांव के केस के अंतर्गत 3-4 साल से सड़ रहे हैं? एक का इंतकाल भी हो गया, स्टैन स्वामी एक ऐसे शख्स जो 50-60 साल से आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे झारखंड में, या सुधा भारद्वाज हैं, गौतम नवलखा हैं, और भी आनंद तेलतुंबड़े हैं। ये वही लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो एक कानूनी तरीके से संविधान के दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए अपना काम करते हैं, और उनके खिलाफ जो है ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए, और वो एक सरकारी स्ट्रैटेजी है। इलाहाबाद में क्या देखने को मिला? इलाहाबाद में यहाँ पे एक आम जलसा निकला सीए कानून के खिलाफ, और उसको तोड़ने के लिए आपने बुलडोज़र वाला जो है सलूशन निकाल दिया, कहर फैलाने के लिए। क्योंकि अगर किसी का घर इतनी आसानी से खुलेआम बगैर किसी लीगल प्रोसीजर के अगर तोड़ा जा सकता है, तो ये दवाई जो है किसी को भी पिलाया जा सकता है। ये खौफ लोगों के दिमाग में डालने के लिए
बुलडोज़र बाबा या बुलडोज़र मामा जो है ये अपना ये काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के शहरों में, कस्बों में, मोहल्लों में या हिंदुस्तान के और कोनों में एक सिविल सोसाइटी जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, अथॉरिटी को चैलेंज करे। भाई जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, एक लीगल तरीके से अपनी आवाज़ उठाना, ये एक फंडामेंटल राइट है। और आप उस फंडामेंटल राइट को कैसे छीनोगे? खौफ से। इरादा ये है कि आप लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में ऐसा डर पैदा कर दें कि यार चलो मीटिंग नहीं करते। हो सकता है कि मीटिंग में कोई ऐसी वारदात, ऐसा कुछ घटना घट जाए जिससे जो कर वो हमारे घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा कर दें। और आपको पता है कि कोर्ट जो है, आप कोर्ट में लाख फरियाद डाल दें, लेकिन सही वक्त पे जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा बिहार के हाई कोर्ट में जिस तरह से पुलिस को लताड़ा गया, लेकिन जब सही वक्त आता है इंटरवेंशन का, तब जो है वो कोर्ट कहता है कि नहीं, टाइम चाहिए, तारीख पे तारीख लग जाता है। तो ये जो खौफ फैलाने का जो नया तरीका है, सोशल मीडिया में लोगों को गिरफ्तार करो। कल एक रिपोर्टर मुझे मिली, मुझे ये जानकारी थी भी नहीं जब अंटिल शी टोल्ड मी, कि किसी मीडिया में कोई खबर छपी जेएनयू के बारे में, और मेरी जो दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ उसको रीट्वीट किया, और रीट्वीट पे जो है इन पे केस लग गया है। तो ये, और इसी बात के साथ मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी वाला टैक्टिक क्या था? वो एक ऑर्गेनाइज्ड इमरजेंसी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिसमें एक ऑफिशियल ऐलान है और ऑफिशियली आपको बताया गया कि भाई इन तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध है। आज के दौर में जो एक इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, इसमें कोई रूल नहीं है, किसी चीज़ का ऐलान नहीं है, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्या बोलेंगे हिंदी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी का? अनिश्चितता भी कायम है कि भाई आपको एज ए नागरिक, एज ए शहरी, आपको ये पता नहीं है कि कौन से दिन कौन सा अपराध आपके खिलाफ जो चार्ज लगाया जाएगा और कौन सा सलूशन अप्लाई किया जाएगा। और ये अनसर्टेनिटी जो है ये ऑपरेट करता है जैसे पुराने ज़माने में 2002 में सबक सिखाने के लिए 1200 लोगों का कत्ल किया गया 3 दिन में। अब सबक सिखाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इरादा है मुसलमानों को, जैसे ये बोलते हैं मुसलमानों को अपनी जगह दिखानी है, तो आप रैंडम वायलेंस का इस्तेमाल करें। एक कस्बे में किसी एक को पकड़ के आपने मार दिया, कभी बीफ के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। इससे जो है सारे देश में खौफ, डर का माहौल फैल जाता है कि क्या पता वायलेंस कब, कहाँ, कैसे, किसके खिलाफ जो है शुरू हो सकता है। एंड सिमिलरली जो सोशल मूवमेंट्स हैं, जो आपके जो सिविल सोसाइटी है, उसमें भी डर है कि भाई प्रदर्शन अगर आप करेंगे, आपने मीटिंग बुलाई, आपने आम जनसभा बुलाया, तो उसके खिलाफ, क्योंकि घोषित तो कुछ नहीं किया जाता, लेकिन बाद में पता चला कि जी फलाने केसेस लग गए आपके आर्म्स एक्ट के, तो ये वो, और फिर कानूनी कार्रवाई नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो अपने लेवल पे चलता रहेगा। पता चला कि आपके घर को भी तोड़ दिया और साथ में आर्म्स एक्ट का केस भी चल रहा है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये जो कानून का उपयोग, दुरुपयोग, पुलिस का उपयोग और दुरुपयोग, और जिस तरह से मीडिया का, इस पर तो ज़्यादा मैंने चर्चा नहीं की। एक बात मैं रखना चाहूँगा कि आप सब ने
NDTV में जो हुआ वो तो देखा ही होगा। और रवीश जैसे बहुत बड़ी हस्ती वहाँ से निकल चुके हैं, अब अपना अलग से काम करेंगे। और हम लोगों का छोटा सा ग्रुप है इंडिपेंडेंट मीडिया का, हम सब लोग इकट्ठे भी मिलके अपना काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरह से, जैसे रवीश ने उस फ्रेज का इजाद किया कि वे गोदी मीडिया बन चुका है और वो गोदी में खुश है। और सरकार के की जो तमाम चीज़ें हैं उसका प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम गेम खेलना, लोगों के बीच में फूट फैलाना, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये काम कर रहा है। और जिन खबरों को आपके सामने पेश होना चाहिए वो खबरें पेश नहीं होती। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही 10 दिन पहले, जहाँ तक प्रिजनर्स राइट्स की बात है, इतनी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि विकास की हम बात कर रहे हैं लेकिन साथ में हम नए जेल क्यों बना रहे हैं। इतना प्रोफाउंड एक अंडरस्टैंडिंग उनका, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई एक पॉलिटिशियन है। लेकिन इस खबर को जो है गोदी मीडिया ने उचित नहीं समझा और इस पे कोई बहुत बड़े डिस्कशन नहीं हुए कि भाई जब हिंदुस्तान की राष्ट्रपति कह रही है कि मेरी बात को समझो, जो मैं नहीं कह रही हूँ उसको भी आप समझो, इसका क्या मतलब था? व्हाट वाज शी ट्राइंग टू से? इस पे डिबेट क्यों नहीं हुए? मुझे लगता है कि हफ्ते भर तक डिबेट चलने चाहिए थे, लेकिन डिबेट हो रहा है कि भाई शिवलिंग है कि फवारा है या ज्ञानवापी है या मंदिर है या लव जिहाद है कि थूक जिहाद है। इन तमाम चीज़ों पे खूब आपको डिबेट मिलेंगी, लेकिन जो बुनियादी सवाल है इस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। और जो लोग डिबेट और डिस्कशन करते हैं उन पे भी पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ जो हम कह चुके हैं इससे जाहिर है कि लोग निराशाजनक एक नेगेटिव माहौल मैं पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो हकीकत है इस हकीकत को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि राहत की किरण जो है इतनी आसानी से हमारे पास नहीं आने वाली। और मुझे लगता है मैं कम से कम मैं इंस्पायर होता हूँ कि इलाहाबाद जैसे शहर में कंटिन्यूसली ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आप लोग सक्रिय हैं, इस मीटिंग में वरिष्ठ लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, नौजवान तबका भी यहाँ पे मौजूद है, छात्र भी हैं। और मुझे लगता है कि जिस क्लैरिटी के साथ और जिस निडर तरीके से जो हमारे नौजवान साथियों ने बातें रखी, मुझे लगता है कि ये एक हमारे लिए दिशा कायम करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जिस चीज़ पे एकदम क्लियर हमको होना चाहिए वो ये कि जो भय, जो खौफ ये लोग फैलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब भयभीत हों। मुझे 3 हफ्ते पहले पुलिस हमारे घर आई, हमारे फ़ोन कॉन्फिस्केट किए गए, कंप्यूटर लिए गए, हमारे साथियों के फ़ोन और कंप्यूटर लिए गए। और बहुत हमारे दोस्त और परिवार वालों ने कहा कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने कहा भी होगा जो होगा देख लेंगे, क्या तुम लोग डरे हुए नहीं हो? मैंने कहा अभी डरने का वक्त नहीं है ये। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग खौफज़दा हों उतनी ज़्यादा उनकी जीत होगी। और जब पानी जो है सर से ऊपर चला जाता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे अरसे से जा चुका है, अब खौफ का वक्त नहीं है, लेकिन समझदारी का वक्त है। सोच समझ के एक संगठनात्मक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अवेयर करना, ये बहुत ज़रूरी काम है। और अगर हम ये सोचें कि भाई अगर हम कोई पैम्फलेट छापें या कोई मीटिंग करें या कोई ऐसा, तो हमारे खिलाफ सरकार या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, वो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग एक जीता जाता मिसाल है कि लोग यहाँ पे खौफज़दा नहीं हैं, लोग निडर हैं
और उत्तर प्रदेश जैसे जो रिकॉर्ड सारा आपके सामने है, चीफ मिनिस्टर का की जो मानसिकता आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद आपने साहस उठाया, आपने ये मीटिंग किया और भी आपके कार्यक्रम हैं और बहुत सारे ऐसे साथी इस मीटिंग में हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों को संगठनात्मक, हमने सैंड वर्कर्स के बारे में सुना और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं। मुझे लगता है कि इन संघर्षों से जो है रास्ता आगे निकलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी आज बहुत गहरे संकट में है, खतरे में है, और इस खतरे से अगर हम डेमोक्रेसी को और देश को बचाना चाहते हैं तो हमको एक संगठनात्मक तरीके से अपना काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।